नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हिंदी मीडियम की क्लास में अब आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास। ठीक है, BHIC 101 का ही सब्जेक्ट कोड है। इंग्लिश मीडियम की इसकी क्लास हो चुकी है। फिर भी यदि किसी प्रकार की सहायता, नोट्स वगैरह की ज़रूरत आपको पड़े तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट बिना देर किए। ध्यान से समझना चीज़ों को। सबसे पहले कंटेंट टेबल की बात करते हैं। कंटेंट टेबल में आप देखेंगे एक तो नवपाषाण काल है ना, पुरापाषाण काल, मेगालिथिक पीरियड यानी कि आप कह सकते हैं महापाषाण काल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप, महापाषाण काल। तो इनमें सिर्फ एक ही काल और बचा है दोस्त जिसको आप ऐड कर लेंगे अपनी क्लास के अंदर, वो है आपका मध्यपाषाण काल। ठीक, ये चार आपके काल हैं, चार टाइम पीरियड हैं आपके। पर इनकी खास बात यह दोस्त कि एग्जामिनर मिनिमम टू मिनिमम इन चार काल में से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है ना। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए कि इन चार काल में से मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। यही आपको क्या करना है, समझ के चलना है। डन। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण समझते हो, यानी कि हमें यदि प्राचीन भारतीय इतिहास को दोबारा जानना है तो हम क्या करेंगे, कुछ पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ हम कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे सर कुछ हम साहित्यिक स्रोतों का, लिटरेचर सोर्सेस का हम यूज करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में तो आप देखिए दक्षिण भारत के स्रोतों को लेकर संगम साहित्य है, और इसके अलावा अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है ना। ये दोनों पुस्तकें क्या हो जाएंगी आपकी, ये दोनों पुस्तकें हो जाएंगी साहित्यिक स्रोत। तो मैंने इनडायरेक्टली साहित्यिक स्रोत भी इस क्लास में डाले हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है ये। और लास्ट में जानेंगे द ग्रेट अशोका के बारे में, महान अशोक सम्राट के बारे में। क्लियर? जी हाँ। क्या आपको बात समझ में आती है, नहीं आती, बताइए दोस्त जल्दी। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी आपको हुई होगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले नवपाषाण काल, नाम से ही पता चल रहा है नवपाषाण, नव मतलब नया, नया काल। ये कैसा युग था दोस्तों, ये नवीन युग था। इसे हम क्या कहते हैं, नया पत्थर युग भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यू स्टोन एज। क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज। सबसे पहले आपका आया था पुरापाषाण काल, उसके बाद आया था आपका मध्यपाषाण काल, और आप कह सकते हैं लास्ट में आपका आया था नवपाषाण काल। कौन सा पाषाण काल, नवपाषाण। तो सबसे अंतिम युग है, ना तो ये पुरापाषाण है ना मध्यपाषाण है, नवीन युग है। नवीन युग है तो जरूर कुछ ना कुछ नया तो हुआ होगा। यहां पर मानव सभ्यता का विकास हुआ था दोस्त। इसमें क्या हुआ था, लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अगर यहां पर इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था तो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में पुरापाषाण, तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में किसान थे नहीं थे, शिकारी थे। क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकारी थे और संग्रहण करते थे, है ना। खाने पीने की वस्तु क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। तो शिकार और संग्रहण पहले क्या होती थी, मुख्य गतिविधियां हुआ करती थी। लेकिन नवपाषाण काल में क्या होने लगा, खेती होने लगी, पशुपालन होने लगा। और पशुओं में आप देखिए सबसे पहले जो पशु पाला गया वो था आपका कुत्ता। उसके अलावा लोग क्या बन गए, स्थायी बन गए। अब आप भी सोचिए, पहले क्या था, शिकारी थे, संग्रहण करता थे, तो जगह जगह घूमकर क्या करते थे, खाने की खोज करते थे। लेकिन यदि मान लीजिए अब वो क्या बन गए, खेती करने लगे और उनका खेत ये है, तो क्या कोई व्यक्ति अपने खेत को छोड़कर जा सकता है, तो बेवकूफी होगी। मैंने यहाँ पर खेती करने स्टार्ट किया, कुछ समय बाद में इस जगह को छोड़कर चल दिया, ये मेरे लिए बेवकूफी हो जाएगी। इसलिए लोगों ने अपने खेतों के आसपास घर बनाने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। और इसी रीजन से क्या हुआ दोस्त, कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्थायी बस्तियों का निर्माण यहां पर होने लग गया। क्लियर? अगली चीज समझिए, इस काल में पत्थर के औजारों का सबसे ज्यादा परिष्कृत हुआ। भाई पत्थर के औजार तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में भी यूज हो रहे थे, लेकिन पत्थर के औजारों को यहां पर क्या किया गया, पॉलिश किया जाने लगा दोस्तों। क्या किया जाने लगा, पॉलिश किया जाने लगा, और भी बेहतरीन हथियार बनाए जाने लगे। और मृद भांड, मृद भांड में 2 शब्द है दोस्त, एक है मृद शब्द और एक शब्द है आपका भांड। तो मृद मतलब क्या होता है, मिट्टी, और भांड मतलब बर्तन। तो यहां पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे जिसमें आप देखिए पॉलिश की जाने लगी। तो कहीं ना कहीं लोग पहले से क्या हो गए, अपडेट वर्जन हो गए। ऐसा मान के चलिए कि ये ध्यान से समझिए, ये इलाइट वर्जन है, ये प्रो वर्जन है, ये प्रो मैक्स वर्जन है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल तो स्टार्टिंग है मानव सभ्यता की। मध्यपाषाण काल में कुछ चीजें विकसित हुई, खेती की नींव यहां पर रखी गई थी, लेकिन खेती का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। क्लियर? हाँ, एक क्लास को मिनिमम आप 2 बार देखेंगे, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। अब सबसे पहले जानते हैं पुरापाषाण काल के बारे में, है ना। नवपाषाण तो मैंने आपको बता दें, ये सबसे पहला पीरियड है, सबसे पहला मानव सभ्यता का यही पीरियड है जब मानव सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ था। इसलिए से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के पीरियड को क्या कहते हैं, हम पुरापाषाण काल ही कहते हैं।
इस काल में मानव सिर्फ और सिर्फ क्या था, हंटर गैदरर कहते हैं इसको, शिकारी संग्रह करता, जगह जगह घूमता था, शिकार करता था और खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करता था। मतलब शिकारी भी था और चीजों को इकट्ठा करने वाला संग्रह करता भी था। दोनों कार्यों को एक साथ करता हुआ मानव चलता था और रहता था पत्थरों की गुफाओं में, जैसे भीमबेटका की गुफा, एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश, अजंता अलोरा की गुफाओं में। जिन गुफाओं में लोग रहते थे वहां पर चित्रकारी भी करते थे, तो गुफा चित्रकारी भी आपको पुरापाषाण काल में देखने के लिए मिलेगी। औजारों के निर्माण की बात करें तो पाषाण काल है तो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया जाएगा। हाथ कुल्हाड़ी इन्होंने बनाई, खंडक इन्होंने बनाया, खुरचनी से क्या करते थे ये लोग कि जैसे किसी का शिकार कर लिया, भाई शिकार तो आप कुल्हाड़ी से भी कर सकते हो, खंडक से भी कर सकते हो, लेकिन मांस को साफ करने के लिए, है ना, खाल को उतारने के लिए खुरचनी का इस्तेमाल करते थे। आजीविका क्या थी इनकी दोस्त, सिर्फ और सिर्फ शिकार करना या फिर जंगली फल फूलों को खाना। गुफाओं में निवास करते थे, इसलिए गुफाओं को इनका शैलाश्रय कहा जाता था। शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर, पत्थरों से बने हुए घरों में रहते थे। एग्जाम्पल मैंने बहुत प्यारा डाला हुआ है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं, पुरापाषाण कालीन सभ्यता। अग्नि का उपयोग इन्होंने करना सीख लिया था, लेकिन ये शुरुआती प्रयोग था, अभी पूरी तरीके से आग को कंट्रोल करना ही नहीं सीखे थे। आगे चले, इस काल को 3 चरणों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न वाला जो होता है सबसे पुराना है, क्योंकि यहां पर औजारों के नाम पर हाथों की कुल्हाड़ियां थी सिर्फ, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में हथियार थोड़े से छोटे हो गए, डेवलप हो गए। उच्च पुरापाषाण काल में तो इन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया और पत्थर के और बेहतरीन औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो इस काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है दोस्त। कलाओं की बात करें, मैंने आपको बताया था भीमबेटका की गुफा में जो भी चित्रकारी इन्होंने कर रखी है वो सभी पुरापाषाण काल की है, क्योंकि जहां घर होगा वहां पर घर में बैठा बैठा कुछ तो करेगा ही इंसान। अभी चित्रकारी कैसे करते थे, मोनालिसा की पेंटिंग नहीं बना सकते हैं ये क्या करते थे, जो चीज शिकार हो रही है, मान लीजिए कोई मनुष्य किसी जानवर का शिकार करा तो उसी दृश्य को क्या किया इन्होंने, गुफाओं में उकेर दिया। डन, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई दोस्त? आगे चलिए, चीजों को बस समझना है, बहुत डिटेल में समझना है। फिर आता है आपका मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथिक का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थर की संरचनाओं के कारण यहां पर इसका नाम मेगालिथिक पड़ा है। ये बड़े पत्थर की संरचना होती कहां थी, समाधियों पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को दफनाया गया तो उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की विशाल संरचनाएं बना दी गई। इसी के कारण इस पीरियड का नाम क्या पड़ा, मेगालिथिक पीरियड पड़ा। यह पीरियड आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कि आप कह सकते हैं 1300 साल तक का पीरियड ये रहा। स्पेशली आप देखेंगे मध्य भारत में और दक्षिण भारत के इलाके, जैसे कि आप देखिए दक्षिण भारत में आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का ही विदर्भ वाला जो इलाका है, ये सभी मेगालिथिक पीरियड के क्षेत्र रहे हैं। यहाँ पर आपको पत्थर की विशाल संरचनाएं मिल जाएंगी। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो मेगालिथिक पीरियड में खेती भी करते थे, पशुपालन भी और व्यापार भी यहाँ पर होने लगा था, क्योंकि जो मेगालिथिक पीरियड है नवपाषाण काल के बाद आया था दोस्त, और खेती तो नवपाषाण काल में ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। विशाल पत्थरों की समाधि निर्माण यहाँ पर किया जाता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन खास बात यह कि पत्थरों से बने हुए चैम्बर, डोलमेन क्या होता है मैं आपको बताऊं। विशाल पत्थर की संरचना को डोलमेन कहते हैं। और स्तंभों के नीचे क्या किया जाता था, लोगों को दफनाया जाता था। दफनाने के नए तरीके आए हैं, ऐसा रोमन सभ्यता में भी देखने के लिए मिला है, मेसोपोटामिया में भी देखने के लिए मिला, मिस्र की सभ्यता में भी था, और ये आप देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी था बाद में। तो कहीं ना कहीं ये आपको मेगालिथिक पीरियड में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा लोहे के औजारों का इस्तेमाल यहां पर होने लगा था, क्योंकि रीजन यह मेगालिथिक पीरियड जो है वो लोह युग का ही एक हिस्सा रहा है। कौन से युग का, आप कहेंगे सर लोह युग का, जब लोहे का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो अब मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है ना, लोह युग की है, कांस्य युग की है, ताम्रपाषाण युग की है, तो आपको बताना है। ठीक, आगे चलिए। मृदभांड मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ये करते थे, लेकिन लाल और काले रंग के होते थे, मतलब थोड़े अपडेटेड मृदभांड थे यहाँ के। ठीक है, बर्तन ही नहीं थे बल्कि थोड़े से अपडेटेड भी थे। आगे चलते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं। सम्राट अशोक की ये जीवन लीला आप देख रहे हैं, है ना। इसके अलावा मौर्य वंश के क्या हैं दोस्तों, संस्थापक रहे हैं। जो संस्थापक नहीं, महान शासक रहे हैं, क्योंकि इसके संस्थापक तो रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य दोस्त, जो इनके दादा थे, पिता नहीं दादा थे, है ना। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र रहे हैं कौन, हमारे सम्राट अशोक। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कब किया बौद्ध धर्म का प्रचार, जब इन्होंने कलिंग युद्ध में ढेर सारा खून खच्चर होते हुए देख लिया। 261 ईसा पूर्व में आपका क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा हुई। उसके बाद इन्होंने, सम्राट अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया, और बौद्ध धर्म की जो जो अच्छी बातें इन्हें लगी उन्हें उठाकर उन्होंने अपना खुद का एक धम्म बनाया, जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। धर्म नहीं है दोस्त, ये धम्म है ना, धा मा मा धम्म।
उन्होंने नैतिकता, दया, धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान करना, दान दक्षिणा करना, चोरी हत्या ना करना, जो भी अच्छे अच्छे नैतिक विचार होते हैं उनको अपने धम्म के अंदर रखा। अशोक ने अपने आदेशों को हमेशा शिलालेखों, स्तंभों पर लिखवाया। ये पहले ऐसे भारतीय शासक रहे प्राचीन भारतीय इतिहास में जिन्होंने अपनी प्रजा तक संदेश लिखित रूप में पब्लिश कराया ना, पोस्टर छपवा दिए। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, इन तक बौद्ध धर्म को पहुंचाया। लोक कल्याण के कई कार्य इन्होंने किए और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आप देखिए सारनाथ सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है, जिसमें आप देखिए वो 3 शेर हैं, है ना, वो 4 है, दिखते एक बार में 3 है। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक मतलब पुरातत्व, पुरातात्विक स्रोत मतलब पुरा प्लस तत्व, पुराने तत्वों की खोज करके, पुराने वस्तुओं की खोज करके, पुरानी इमारतों की खोज करके हमें क्या करना है, हमें प्राचीन इतिहास को जानना है। क्या क्या है इसके लिए? शिलालेख है, शिला यानी कि दीवार और लेख यानी लिखना। आपको पता होना चाहिए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, जिसका अध्ययन किसने किया था? आप याद रखना, जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर ने किया था। किसका अर्थ? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। इसके बाद इस लिपि को पढ़ा गया और इसमें जो भी डिटेल थी उन सभी को जान लिया गया। प्रयाग प्रशस्ति जो कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को लेकर लिखी गई है। इलाहाबाद शिलालेख भी इसे ही कहते हैं। इसे लिखा किसने था? प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने, है ना, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इसके अलावा सिक्कों की बात करें तो इंडो ग्रीक, शक, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों का अध्ययन करके भी हम बहुत कुछ प्राचीन भारत के बारे में जान सकते हैं। क्या हम इसके अलावा कुछ देख सकते हैं? बिल्कुल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो नगर नियोजन है, वहां की जल निकासी प्रणाली है, वहां से हमें जो कुएं मिले हैं, जो इमारत मिली है टूटी फूटी, उनका अध्ययन करते हैं। सांची का स्तूप दुनिया का सबसे प्राचीन स्तूप, बौद्ध धर्म का प्रतीक, अजंता अलोरा की गुफाएं, बोध गया जहां पर हमारे महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, जहां पर विदेशों से, चाइना से, श्रीलंका से लोग पढ़ने आते थे। इवन आप देखिए अलग अलग दुनिया के देशों के लोग क्या करते थे, हमारे पास आते थे। एक ही दुनिया के, अलग अलग तो नहीं कह सकते, एलियन भी शामिल हो जाएंगे वरना, है ना, लेकिन उस समय अलग अलग देश को दुनिया मान लिया जाता था, है ना, अलग अलग दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो याद रखिए दोस्त, ये सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। हड्डियों और अवशेष की बात करें तो आप याद रखिए नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान रहा है मेहरगढ़। नवपाषाण काल के बहुत सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं, है ना। इसके अलावा मिट्टी के पात्र, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो पॉलिश किए हुए भी और बिना पॉलिश किए हुए भी, दोनों ही हमारे लिए बहुत यूजफुल रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने बनाई है। संगम साहित्य की बात करें दोस्त, तो साहित्य का मतलब आपको पता है, लिखित सामग्री को साहित्य कहते हैं। तमिल भाषा में लिखा गया था तो सीधी सी बात है साहित्य दक्षिण भारत का होगा। इसमें आप देखिए 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 600 साल का पीरियड इसके अंदर क्या किया गया है? काउंट किया गया है। इसमें आपको दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण वंश, चोल, चेर और पांड्य वंश की जानकारी मिलेगी। कौन कौन सी जानकारी? राजनीतिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहलू। राजनीतिक जानकारी में हमें संगम साहित्य कहता है कि उस समय दक्षिण भारत में 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य वंश, है ना। इसके अलावा सामाजिक जीवन के बारे में कहते हैं, वहां पर जाति प्रथा भी थी, विवाह प्रणाली भी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, सैनिकों का जीवन कैसा था, सब कुछ हमें संगम साहित्य में मिलता है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमें व्यापार और कृषि का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से समुद्री व्यापार की जानकारी हमें मिलती है। ये समुद्री व्यापार होता किससे था? रोम से, यूनान से, चीन से, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से। सांस्कृतिक पहलुओं की बात करें तो संगीत, नृत्य, धार्मिक परंपराओं की जानकारी भी आपको मिलेगी। लेकिन संगम साहित्य में एक प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी ही सटीक रूप से दे पाता है। आगे चलें। अब 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आपके बचे हुए हैं दोस्त, उनको समझिए। अर्थशास्त्र की बात करें तो जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके ही दरबारी साहित्यकार रहे हैं, दरबारी आप कह सकते हैं मंत्री रहे हैं और पर्सनल गुरु भी रहे हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनका नाम था कौटिल्य या फिर चाणक्य। इन सभी को हम जानते हैं, महाबुद्धिमानी व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र में टोटल कितनी किताबें हैं? तो आप कहेंगे सर 15 किताबें हैं। इसमें उस समय के राजा, मंत्री, परिषद, प्रशासन की जानकारी मिल जाएगी, टैक्स सिस्टम, व्यापार की, खेती संबंधी नीति की जानकारी मिलेगी, पड़ोसी राज्यों से संबंध की जानकारी मिलेगी, गुप्तचर प्रणाली की जानकारी आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगी, और मौर्यों की सैनिक शासन की, सैनिकों की व्यवस्था, सैनिक आप कह सकते हैं शासन प्रणाली, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये।
दूसरा स्रोत जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का वो है इंडिका पुस्तक, जो कि लिखी थी एक यात्री ने जिसका नाम था मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो थे आपके, सेल्यूकस निकेटर प्रथम जो थे, जो यूनान के उस समय शासक थे, उन्होंने अपना राजदूत मेगास्थनीज भेजा था भारत में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो कुछ उसने दरबार के अंदर देखा वो सब कुछ इंडिका पुस्तक में लिखा। क्या क्या देखा? मौर्य का प्रशासन देखा, राजधानी देखी पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय में क्या कह देते हैं? पटना कह देते हैं। इसके अलावा राजा का न्याय देखा, सैनिकों का कर्तव्य देखा। सब भारतीय समाज में उन्होंने 7 वर्गों का जिक्र किया, वो 7 वर्ग आपके सामने हैं। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो कृषि प्रधान समाज होता था, पाटलिपुत्र को किलेबंद किया गया था, राजमहल और आप देखिए प्रशासनिक भवनों का भी निर्माण यहाँ पर किया गया था। तो ये सब कुछ उन्होंने किस में लिखा? अपनी पुस्तक इंडिका में लिखे। इंडिया में लिखी गई पुस्तक के कारण इसका नाम इंडिका पड़ गया। चलिए दोस्त, तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसी एक क्लास के साथ। आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।